नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज जैसा कि डेट है 29 फरवरी, ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है सब इंस्पेक्टर का वो 10 मार्च को है, ठीक है। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं मॉक टेस्ट चेक कर रहा था किस किस के कौन कौन टॉपर है, तो तीन चार जो लोग हैं काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छा उन्होंने किया है। तो वो बाकी वालों को भी क्या करना है, एक अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो आप डायरेक्टली एग्जाम में गलतियां करेंगे, ठीक है नहीं, उससे पहले आप कुछ चीजें सीख जाए, ठीक है। तो गलतियों को कम करना होता है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ भी जाते हैं, तो उस चीजों को भी देखना होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा आज का जो है वो हमारे पास जीके मैराथन की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ये टॉपिक। ये ऑलरेडी अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेने आपने, जिसने पहली बार विजिट किया चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो टारगेट जेके एग्जाम्स, डू सब्सक्राइब शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसमें से हम देखें जीके विद करंट अफेयर जो वाला पोर्शन है 20, ये ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिया है। इसमें दो तीन टॉपिक बचे हैं, वो मैं कवर करने वाला हूँ। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी बात ये है कि मॉक टेस्ट जो है वो आज की डेट में टोटली 89 रुपीज में आपको उपलब्ध है, ठीक है। 70% ऑफ है सारे मॉक टेस्ट पे, सारे मॉक टेस्ट में तो हो गया फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के मॉक टेस्ट पे, ठीक है। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करनी है वहां से मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट इन वर्ल्ड कर दिया, फर्स्ट इन इंडिया कर दिया, पॉपुलर पर्सनैलिटी कर दिया है हमने, न्यूज पेपर पढ़ दिया, लैंग्वेज कर दिया, कल्चर की हमने लेक्चर नहीं लाया था। आपको भी पता है कि वो लेक्चर मैंने 2 घंटे का रिकॉर्ड किया था, बट माइक की वजह से वो लेक्चर क्या हो गया, डिसमिस हो गया। तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन लैंग्वेज कल्चर में मैंने कंटेंट जितना भी है लैंग्वेज एंड कल्चर का, ठीक है, वो सारा कर दिया मैंने, सेंड कर उसमें अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वो कल्चर का मैं पढ़ाऊंगा नहीं अब, सीधे सीधे आपने टॉपिक देखना है। जेएंडके का कल्चर भी देखना, क्योंकि जेएंडके में भी आपका एक टॉपिक आता है कल्चर का, ठीक है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी वो मैंने उसी कल्चर में डाल दिया जो लैंग्वेज कल्चर में है, ठीक है। तो वो भी देख लेना जेएंडके का भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की पीडीएफ नहीं दी है, बाकी जितने भी लेक्चर है सबकी पीडीएफ दी है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की पीडीएफ नहीं दी है, वो क्योंकि मैंने वेबसाइट से डायरेक्टली पढ़ाया, जो ब्रिक्स की वेबसाइट है, ओपेक की, आशियन की, वहां से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कर दिया है। कम्युनिकेबल डिजीज का थोड़ा बहुत हमने लिंक किया था, किसके साथ, एनसीडीसी कोविड 19 के साथ। तो कोविड 19 भी पढ़ा लिया। वर्ल्ड फेमस अवार्ड आगे वाला जो टॉपिक है, वो आगे वाला लेक्चर जो है वो आने वाला वही है। ये देखिए, वर्ल्ड फेमस अवार्ड की पीडीएफ बन रही है, ठीक है। इसमें जो भी चीजें हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। बट अभी जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स भी वो भी पढ़ दिया हमने। सिर्फ ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे रिवर्स एंड लेक्स आ गया, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट क्राफ्ट्स इन इंडिया। बट अगर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के की पीडीएफ में अगर देखेंगे आप, तो एंड में उसमें मैंने इमेजेस सारी दे दी है, पॉलिटिकल की, क्लाइमेट क्रॉप्स सब, रिवर्स और लेक्स जो इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेनी है आपने। 5-7 पेजेस होंगे, वहां से आपने देख लेना है। आल तो आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। करंट अफेयर अभी कुछ भी नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसको रहने दीजिए। मैं 20 नंबर का पढ़ाया जितना, वो पढ़िए, पहले रिवाइज करिए, एक एक पेज पे नोट्स बनाने हैं आपने उस तरीके से, रेस्ट मूवमेंट पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं, उसके बाद डायरेक्टली लेक्चर पे जाऊंगा मैं। फॉरेन ट्रेड, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें बच्चे पूछ रहे थे कि पीडीएफ में बहुत कंटेंट दिया, तो इसमें भाई साहब एक ही काम करना है आपने। एक तो जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से रेवोल्यूशन आए हैं वो देख लेना है। और दूसरी बात है कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, तो सर्विस सेक्टर है, तो वो रिलेट करके पढ़ना है। साथ में प्लानिंग कमीशन पढ़ लेना है। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एक्ट आए हैं, पॉलिसीज आई हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा देख लेना है। इसमें इतना ही पढ़ना है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल वाला। और इसमें फॉरेन ट्रेड है, बीओपी की डेफिनेशन में पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड होता क्या है, फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन नहीं आना है, आना क्वेश्चन है सीधा बैलेंस ऑफ पेमेंट की कुछ टर्म से क्वेश्चन अगर आएगा तो। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म हमने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ आरबीआई, टैक्सेशन और जीएसटी। इंडियन एटॉमिक रिसर्च पढ़ा दिया है, थर्मल हाइड्रो भी पढ़ा दिया है। सिर्फ हमारे पास टॉपिक बचा है ये वाला, ये एक ही टॉपिक बचा है जो जीके मैराथन क्लासेस में रहा है। बाकी सब कुछ पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना आपने। पीडीएफ भी सबकी प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सिर्फ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं की है, वो मैंने उस टाइम भी लेक्चर में बोल दिया था, ठीक है। बाकी सबकी पीडीएफ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है। मॉक टेस्ट पेड है, ठीक है, वो भी 89 कर दिए हैं। आज की डेट में हमने 89 कर दिए, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई में एक्चुअल में क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, साथ में देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे लेक्चर को हम 40 मिनट में खत्म करें। अभी 8 बजे है, आपको लेक्चर जाएगा 9:20 के आसपास, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्लस आरबीआई का रोल क्या है, तो इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन, मतलब आरबीआई रोल ऑफ आरबीआई में से मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन आता है। और जेके एसएसबी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेट मी डिस्कस दैट वन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस ही कर लेता हूँ।
क्वेश्चन क्या पूछा है वो तो छोड़िए। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे करना है, ठीक है। मैं सीधा चलता हूँ आरबीआई की वेबसाइट पे। आरबीआई की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो जहां पे क्लियरली लिखा है, ठीक है, आरबीआई कब बना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कब बना है, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना है, जेकेएसएसबी ने जो डाटा पूछा है वो ये वाला पूछा जो आपकी स्क्रीन पे है। पहले नंबर आपने नोट डाउन करना है। मैं आपको आज बोल रहा हूं कि लास्ट 10 दिन 9 दिन बचे हैं। एक पेज पे पूरा लेक्चर जितना भी होगा पीडीएफ होगी, एक पेज पे खत्म करना है आपने। जो मैं समझाऊंगा टू द पॉइंट समझाऊंगा, पीडीएफ में बहुत सारा कंटेंट दिया होगा, बट जो मैं समझाऊंगा सिर्फ वही वही जो है एक पेज में नोट डाउन करना है आपने, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकना आपने, ठीक है। मैं पेन भूल गया हूं, पेन ढूंढ रहा हूं मैं, 1 मिनट। आवाज नहीं रुकी है, जस्ट 1 मिनट रुकना आपने। पेन टैब इस पे लगाना भूल गया मैं। चलिए, तो आरबीआई पहले देख लेते हैं आरबीआई कब बना है, ठीक है। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको, तो पॉइंट ये ऑलरेडी जो मैं डिस्कस करूंगा ऑलरेडी उसमें पीडीएफ में लिखा हुआ है। पहली बात है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना है, तो कब बना है 1934 में एक्ट आया, ठीक है। और बना कब, 1 अप्रैल 1935। पहली बात ये है। दूसरी बात आपने याद करना है कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया है। कब किया गया है नेशनलाइज, ठीक है। वो किया गया है 1949 में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आरबीआई का मेन काम क्या है। देखो, इंडिया पूरा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इसमें कितने सारे बैंक होंगे, ठीक है। अब ये इंडिया में कितने सारे, बहुत सारे बैंक होंगे ना। जैसे हमारा एक जम्मू कश्मीर का बैंक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का बैंक आगे वो क्या है, प्राइवेट बैंक है ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर का बैंक। बाकी बहुत सारे बैंक है, जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बैंक होते हैं। अभी इन पे कंट्रोल कौन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेने जाते हैं आप, ठीक है। लोन लेने के लिए जाते हैं आप, बैंक में जाते हैं, कहां जाते हैं, बैंक में। कोई भी एटीएम बनाना है आपने, बैंक में जाती है। कौन से बैंक में जाती हो, कोई भी बैंक होगा, एसबीआई होगा आपके पास, जेके बैंक है। जेके बैंक की तो सर्विस बहुत खराब है, ठीक है। हम दिल्ली में रहते थे, जेके बैंक की पेमेंट करते थे ऑनलाइन, कभी कभी पेमेंट नहीं होती थी, तो एक ना जो कुलचे वाला भी होता था, या फिर आप ये मान के चलिए कॉफी वगैरह पीते थे, वहां से भी बेइज्जती हो जाती थी कि भाई क्या आपके पास 200 रुपया नहीं है, या आगे पीछे कैश होता ही नहीं था तब, ठीक है। कैश रखता ही नहीं, कोई भी नहीं रखता। दिल्ली में आप रहते हैं तो कहाँ कैश रखते हैं, कोई भी नहीं रखता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी जो है वो कैश नहीं होता है। और जेके बैंक इतनी बेइज्जती करा देता था, हर जगह बेइज्जती हो जाती थी, ठीक है। इसकी वजह से, जेके बैंक की वजह से। हाल तो जेके बैंक को कोई सुन नहीं रहा है, अगर आप में से कोई इंप्लाई है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंप्लेन करिएगा, थोड़ा जेके बैंक ठीक करिए, ठीक है। एसबीआई जो है, एसबीआई, जेके बैंक, सारे जो भी है, तो कहाँ एटीएम लेने के लिए आप कहाँ जाते हो, बैंक में, ठीक है। ये सारे क्या आ गया, एग्जांपल बता रहा हूं आपको। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में जितने भी बैंक हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। कोई भी पॉलिसी आ रही है, चाहे वो डिजिटल डिजिटल आप जा रहे हो, या फिर आप लाइसेंस दे रहे हो कोई भी नए बैंक को, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप एक लोन लेना चाहते हो, ठीक है। स्टूडेंट लोन लेना है, या फिर घर के लिए लोन लेना है, या फिर किसी चीज के लिए भी लोन लेना है, लाख रुपया लेना, 2 लाख लेना, 3 लाख लेना है, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, तो कौन करेगा, मेन। ऐसे तो नॉर्मली अगर जेके बैंक होगा तो जेके बैंक तो कुछ भी आपको बोलेगा भाई 20% आपने ना वो देना, इंटरेस्ट देना है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लाख रुपया जेके बैंक से लिया किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी वजह से, ठीक है, तो अब जेके बैंक अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई 20% रखिए, 20% आपको इंटरेस्ट देना है। तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कि भाई ऐसा नहीं है, कि आपको कुछ चीजें जो है वो कंट्रोल में रखनी है। तो सबका बाप कौन है, आरबीआई है, सबका। मतलब इंडिया में कोई भी बैंक है, कोई भी बैंक, चाहे वो फॉरेन बैंक है, चाहे इंडियन बैंक है, कोई भी है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कौन करेगा, आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं जो टर्म बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। इसको लास्ट रिजॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट। मैंने क्या ना पॉइंट बोले। और दूसरी बात ये, आरबीआई जो है, आरबीआई जो है, मैंने अभी तक जो पॉइंट बोले मैं समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्टली जा रहा हूं। ऐसे आपने क्या करना है, अपने नोट्स बनाना है, आरबीआई लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं सीधे रोल बता रहा हूं आपको। 1934 लिखना है, एक्ट आया। साथ में लिखना है 1935 में आपका क्या हुआ, 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ, केम इनटू इफेक्ट आया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में ये कलकत्ता में है, आज की डेट में मुंबई में है, ठीक है। वो चलो हेडक्वार्टर का तो वो खैर कुछ नहीं है,
मेन आरबीआई का क्या है कि आपका नेशनलाइज कब हुआ, तो 1949 में हुआ। अब मेन काम है कि ये यहाँ पे बैकग्राउंड में लिख लेना, नेशनलाइज, ठीक है। मेन काम है कि बैंक जो है, बैंक को मर्ज भी करते हैं, ठीक है, मर्ज भी करते हैं। बहुत सारे बैंक होते हैं इंडिया में, ठीक है, उनको मर्ज करने का काम क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक का, ठीक है। तो इसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना आपने, सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। इसका मेन काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है कि किस तरीके से कोई भी बैंक इंडिया में, कोई भी बैंक इंडिया में है, वो कैसे, किस तरह से वो इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है, किस तरह से वो बैंक रेट मतलब इंटरेस्ट रेट रखेगा, किस तरह से आपका सीआरआर रहेगा, किस तरह से एसएलआर रहेगा, ठीक है। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा मॉनेटरी पॉलिसी में। पहले थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 4-5 मिनट में समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आप पूरा जितना भी आगे पढ़ने वाले वो समझ जाएंगे आप, ठीक। तो मर्ज का काम किसका है, ये आरबीआई का काम है, कोई भी बैंक के लिए। लाइसेंस का काम किसका है, ये भी किसी बैंक को लाइसेंस देना तो आरबीआई, रद्द करना है लाइसेंस तो किसका काम है, आरबीआई का। बैंक को मर्ज करना तो किसका काम है, आरबीआई का, ठीक है। आज की डेट में कौन आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है, हेडेड बाय द गवर्नर, तो शक्तिकांता दास है, ठीक है, शक्तिकांता दास, ठीक है। ये भी आपने याद करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आरबीआई, ये तो आए ये दो चीजें, लेकिन आरबीआई का ना एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बनाएगी। क्या मैं बोल रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनाएगी, 2016 में। उसमें कितने मेंबर है वो याद करने, आपने डायरेक्टली 6 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, हम पढ़ने वाले हैं। एमपीसी का मेन काम क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, बैंक का रेट बताना है कितना है नहीं। दूसरी बात ये कि आरबीआई डायरेक्ट लोगों को पैसा नहीं देता, तो इधर काटा मारना आपने कि लोगों को, जैसे आप अगर डायरेक्टली आरबीआई के पास चले जाएं कि हमें पैसा चाहिए, 2 लाख रुपया, 10 लाख, करोड़, जितना भी चाहिए, तो आरबीआई डायरेक्टली पैसा लोगों को नहीं देता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि आरबीआई जो है पेपर, जो आरबीआई पैसा देगा वो लोगों को नहीं देगा, ठीक है। वो आरबीआई जो भी पैसा देगा वो देगा किसको, बैंक्स को। किसको देगा, बैंक्स को देगा। कोई भी बैंक होगा, ठीक है, जो अंडर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक के एक्ट के अंदर, ठीक है, उन्हें रजिस्टर किया होगा, ठीक है, तो बैंक को पैसा देता है। दूसरी बात, इसको क्या बोलता है, बैंकर्स बैंक बोला जाता है, इसलिए तो बैंकर्स बैंक बोला जाता है, और लास्ट रिजॉर्ट भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी। जी आपने नोट डाउन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्या क्या मैंने बोला। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो काइंडली डू वॉच ऑन द यूट्यूब, क्योंकि ऐप पे आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। आरबीआई पे मैंने बोला 1934 का एक्ट आया, रिवाइज कर रहा हूं 1 मिनट में, लास्ट में 1934 में एक्ट आया। 1935 में 1 अप्रैल में इसका क्या होगा, केम इनटू इफेक्ट। नेशनलाइज किया गया 1949 में, कुछ बैंकों को मर्ज किया गया, ठीक है, वो आपने याद करना, 1969 में भी किया गया है, और 2019 में भी किया गया है बैंक, कुछ बैंक्स को। अब 2019 में जो भी बैंक मर्ज किए गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जेकेएसएसबी के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन कि 2019 में कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए। फर्स्ट कौन से गवर्नर थे, क्या थे, वो हम चीजें बाद में देखेंगे। तो अब देखते हैं हम, मेन काम आपने समझ लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इंडिया में लाने के लिए, जैसे कोई भी करेंसी है इंडिया में, करेंसी का काम है, इशू ऑफ करेंसी का काम है, वो भी किसका काम है, आरबीआई का काम है। जैसे आपके पास कोई नोट होगा, ठीक है, नोट्स हो गए, या फिर आपके पास ठिप्पे हो गए, ठीक है, कॉइन्स हो गए, तो वो भी छापने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई का एक डिफरेंट ब्रांच होती है, वो डिपार्टमेंट होता है जो इसको इशू करता है, बट मेन रोल जो है, मेन रोल जो है वो आरबीआई का है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी, क्या क्या टूल्स रहते हैं, उसमें से भी जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है, चलिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जितनी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये जैसे पॉलिसी रेपो रेट कितना है हमारे पास, 6.50। फिर हमारे पास मार्जिन एमएसएफ इसको बोलते हैं, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास कितना है, 6.75। बैंक रेट कितना है, 6.75%, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35। कैश रिजर्व रेशियो कितना है, और एसएलआर कितना है, ये जेकेएसएसबी ने बार बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आपने याद करना है कि पॉलिसी रेट में अगर देखें, रिजर्व रेशियो में, आल्दो हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, वो तो कंसेप्ट समझने वाले हैं हम, लेकिन ये डायरेक्टली आपने क्या करना है, नोट डाउन कर देना है कि जेकेएसएसबी ने पीवाईक्यू में पूछा है, तो ये वैल्यू आपने याद करनी है, ठीक है। सीआरआर कितना है, 4.50, ठीक है, 4.50 इज द सीआरआर। अगर हम एसएलआर बोलेंगे तो कितना है, 18% है, ठीक है, 18% आपका ये आ गया। इसी का सीआरआर के टोटली देखेंगे, रिजर्व रेपो रेट तो आ गया 3.35 आ गया, ठीक है। रेपो रेट बोलेंगे जिसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं या फिर रेपो रेट भी बोलते हैं, वो
50% आ गया। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपने याद कर देनी है, डायरेक्टली आज की वैल्यू ही है, आज की 29 फेब 2024 की आरबीआई की वेबसाइट की है वैल्यू, डायरेक्टली आज की। तो ठीक है, एग्जाम आपका 10 दिन के बाद, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, यही वैल्यू याद कर देनी है आपने, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं। ये साथ में मनी ऐप होती है, मनी ऐप मोबाइल एडिड एडिड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, नोट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉन्च भी की हुई ऐप। ठीक है, आरबीआई ने, तो वो भी देख लेना है कि भाई लॉन्च की हुई है। चलिए, रोल ऑफ आरबीआई हमने देख लिया। एक चीज और हमने याद कर देनी है इसमें, रोल ऑफ आरबीआई में, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, रिवाइज कर देते हैं। आपको जैसे कि पता है हमारी इंडिपेंडेंस हमें 1947 में मिली, तो उससे पहले क्या था, ब्रिटिश इंडिया था ना। तो उस टाइम में हमारे पास क्या है, यंग हल्टन कमीशन आए। ठीक है, ये किसके बेसिस पे आरबीआई बनाया गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आया, हिल्टन यंग कमीशन आया। ठीक है, 1926 में उन्होंने बोला कि भाई आरबीआई बना दो। 1934 में एक्ट आया, 1935 में हमारे पास आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया, 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में। ठीक है, 1936 में क्या हो गया, परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। तो आज की डेट में हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, तो यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर उसके बाद 1949 में क्या हो गया, नेशनलाइज किया गया आरबीआई को। ठीक है, दूसरी बात है कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर थे एस बॉर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है, फर्स्ट फीमेल ड्यूटी गवर्नर कौन थी, जेके उदेशी। ठीक है, और ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैड बीन द गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज द मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जो है वो गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, ओनली प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में करंट गवर्नर कौन है, आरबीआई के शक्तिकांता दास। ठीक है, एक बुक भी लिखी है, आपको पता होना चाहिए, बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। ये किताब का नाम भी पता होना चाहिए। ये इस तरीके से अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन तो उस तरीके से। तो अभी मैंने जो चीजें बोली आपके माइंड में आ गई ना, तो इसको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में बनाना है आपने। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे बनाना, आपने क्या लिखना, आरबीआई लिखना है, यहाँ पे लिख दिया 1935। किसी को नोट्स तो देने नहीं है, आपने अपने लिए याद करने। यहाँ 1935 लिख लिए, 1945 में 49 में क्या हुआ, पहला गवर्नर कौन आया, ऐसे लिखिए, इस तरह से ऐसे करके डंडे मारिए, 4-5 तो खत्म। ठीक है, तो 2 पेज वाली चीज आपने एक एक पेज के आधे पेज में खत्म करना है। ठीक है, अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और क्या चीजें कैसी हैं। ठीक है, उसका भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा आपको ताकि वो जल्दी खत्म हो जाए। फंक्शन अगर आरबीआई के बोलेंगे तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है। ठीक है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि अभी थोड़ी देर में टॉपिक ही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाना है। ठीक है, पूरा का पूरा, बट अभी के लिए याद करना है कि क्या फंक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है। ठीक है, स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग द प्राइस स्टेबिलिटी इन द कंट्री कंसीडरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, रेगुलेटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, उनको भी रेगुलेट करता है। जैसे जैसे कैसे रेगुलेट और रेगुलेट करता है आरबीआई, जैसे लाइसेंस प्रोवाइड करना, लाइसेंसिंग इशू करना, लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, बैंक को मर्ज करने का काम भी इनका ही है, ब्रांच एक्सपेंशन करनी है, वो भी किसका काम है, कहीं ना कहीं आरबीआई का दिखता है। इस तरह से मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो भी कौन करता है, आरबीआई मैनेज करता है। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आपने फॉरेन ट्रेड देखा आपने, तो फॉरेन ट्रेड में अगर आपने देखा होगा वहां पे मैंने ये पढ़ाया था फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 620 के आसपास। ठीक है, ये डॉलर बिलियन के आसपास जो है इस समय क्या है, फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया का। ठीक है, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखिए हम, इट इज द, तो वो भी कौन कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इशूर ऑफ करेंसी, कोई भी करेंसी जो है वो चाहे वो करेंसी नोट्स हो या क्वाइंस हो। ठीक है, तो वो कौन करता है, कहीं ना कहीं ये भी इनका रोल है, आरबीआई का रोल है। ठीक है, एक आपने याद करना, एक एक्सेप्शन है, 1 रुपये का नोट जो है, वो 1 रुपये का नोट जो है वो कौन करता है। ठीक है, उस पर साइन किसका होता है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना आपने। 1 रुपये का नोट जो होता है उस पर साइन किसका होता है, उस पर आरबीआई का नोट, आपके पास पैसे है ना, आप 100 रुपए का नोट ले लिए, 2000 का ले लीजिए, वहां पे किसका साइन होता है, वो होता है आरबीआई के गवर्नर का। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक है, अगर आप 1 रुपए का नोट लेंगे उस पे आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। अब किसका होता है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं पता है तो टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये भी आपको पता चल गया कि आपके पास जितने भी नोट्स हैं, नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स, ये किताब वाले नहीं, ये करेंसी नोट्स। ठीक है, और कॉइन जितने भी हैं ये कौन करता है, आरबीआई करता है। ठीक है, बाकी वो कहाँ होता है क्या, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, नहीं तो मैं बता देता आपको मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है एक्चुअल में। मॉनेटरी पॉलिसी ये तो आपको पता चल गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, आरबीआई। यहाँ पे सरकार का क्या काम है कोई, आल्दो आरबीआई
मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन बाय द सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, किसी का कंट्री, कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है डिजाइन बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक हमारा हमारा कौन सा है, आरबीआई है। टू मैनेज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, इट हेल्प्स इन वेरिएबल सच एज इन्फ्लेशन, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या काम करता है, ये कौन काम करता है भैया, मॉनेटरी पॉलिसी करता है भैया, ये याद कर देना आपने, मेन काम क्या मॉनेटरी पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए, सोशल जस्टिस इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया है, मिल्टन फ्रेडमैन ने, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमी 1976 में। इसमें याद कर देना फिलिप कर्व क्या होता है, फिलिप कर्व क्या बोलता है भाई, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, इन्फ्लेशन यहाँ पे रखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रखिए, तो उन्होंने बोला अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कम होगी, ठीक है। ये सब याद करना है, फिलिप कर्व। और एक आपने कर देना है लॉरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है, लॉरेंस कर्व क्या होता है, लॉरेंस कर्व इसलिए याद करना है, ठीक है, ये होता है इनकम इनकम इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए, ये नोट डाउन करना है। ये जेके एसएसबी ने रिसेंट किसी एग्जाम में पूछा है, 2024 में पूछा है, लॉरेंस कर्व क्या है, ठीक है। तो सीधा सीधा याद करना है, इनकम इनइक्वालिटी के लिए होता है। फिलिप कर्व क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद करना है, इन्फ्लेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन हमारे पास कम हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको याद कर देना, ठीक है। सिर्फ ये याद करने के लिए मैंने रखा है, बाकी हम चीजें देखते हैं। एक चीज और आपके टॉपिक इन्फ्लेशन भी दिया है, तो कौन सा आरबीआई ट्राई टू कीप इन्फ्लेशन किसके बीच में, तो ये रेशो याद करनी है, 2 से 6% के बीच में क्या होना चाहिए आपका, इन्फ्लेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और एमपीसी कमेटी जो है उसमें कितने मेंबर है, 6 मेंबर है, स्टेचुटरी बॉडी है, कब बनाई गई है, 2016 में बनाई गई है, ठीक है। ये भी चीजें आपने याद करनी है। इसलिए अब देखते हैं टूल्स कौन कौन से होते हैं। दो टूल होते हैं इसके, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल होते हैं, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव, दो टूल होते हैं। तो वो दो टूल देख लेने, कभी कभी क्वेश्चन उस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें एमपीसी कब बनी है, 6 मेंबर, ठीक है, 3 गवर्नमेंट की साइड से रहते हैं और 3 आरबीआई की साइड से रहते हैं, बस इतना याद करना, बाकी छोड़िए। बाकी अगर आप देखना भी है तो ये देख लीजिए, ये एक बार जेकेएसएसबी ने कहीं पूछा था, मीटिंग जो कोरम है वो 4 पर्सन की होती है इंक्लूडिंग गवर्नर, और इन प्रैक्टिस दे मीट एवरी 2 मंथ्स टू डिसाइड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, ठीक है। चलिए अब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूटिलाइज बाय आरबीआई इन इंडिया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी यहां से डायरेक्टली बन जाएगा आपका, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव टूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटेटिव टूल्स। तो इसमें आपने थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। अभी इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट छोड़िए, आप सिर्फ देखिए कि भाई क्वांटिटेटिव टूल कौन कौन से होते हैं। ये वाले भी क्वांटिटेटिव टूल है और ये वाले भी क्वांटिटेटिव टूल है। जैसे हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, रिफाइनेंस फैसिलिटी है, रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, बैंक रेट आ गया, एमएसएफ आ गया, बेस रेट आ गया, एमसीएलआर आ गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरह से ऑपरेशन ट्विस्ट आ गया, ऑपरेशन ट्विस्ट आ गया, ऑपरेशन ट्विस्ट आ गया। ये कुछ नाम है जो आपने याद करने हैं कि भाई किसके रिलेटेड, अगर आपको क्वेश्चन आया कि ऑपरेशन ट्विस्ट इज रिलेटेड टू, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है। अब कौन कौन से है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, बेस रेट, एमसीएलआर आ गया, ओएमओ आ गया, और साथ में हमारे पास क्वालिटेटिव कौन से, तो क्वालिटेटिव में हमारे पास 3 चीजें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मार्जिन स्यूशन। ये 3 जो है ये हमारे पास किस में आते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी आती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट इतना अपने याद करना है कि डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आ सकता है कि भाई क्वालिटेटिव कौन से हैं और क्वांटिटेटिव कौन से हैं। तो सिंपल आपने एक पेज में लिख लेना है कि भाई क्वांटिटेटिव, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को छोड़िए, अब उतारना है तो उतार लीजिए, लेकिन आपने ये करना है क्वांटिटेटिव टूल ये है, सीआरआर, एसएलआर, रीफाइनेंस फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएल। देखो सिंपल सी बात है, जहां पे रेट रेट लिखा ना, एक ट्रिक यहाँ पे रेट लिखा है, 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 ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो लिखा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट लिखा है, तो ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है। तो ट्रिक एक ही, यहाँ पे भी रेट लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ही आप समझ लो आप, ठीक है, तो याद करना है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव
फॉर द क्वालिटेटिव पर्पस। तो क्वालिटेटिव के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मार्जिन। लेट अस डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन द डिटेल। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए और जेकेएसएसबी ने बैंक रेट के बारे में पूछा है। ठीक है, रेपो रेट और बैंक रेट की जेकेएसएसबी ने 2022 में पूछा हुआ है पी वैक्यू में। ठीक है, अगर रेपो रेट तक पूछ रहे हैं बैंक रेट, तो बाकी वाले पता होना चाहिए एसआरआर क्या होता है, एसआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि भाई आप किसी बैंक में गए। ठीक है, थोड़ा सा समझना आपने, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम रेपो रेट भी और उसके भी। ये वाला जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी 2024 में पूछा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बैंक में गए हो। ठीक है, आपने क्या किया, मतलब पर्सन वन जो है उसने कोई पैसा सेव किया बैंक में जाके। ठीक है, उसने पैसा दिया कितना, 100 रुपया दिया। ठीक है, लेट अस कंसीडर 100 रुपया दिया। अब उस पैसे में से जो है इस बैंक को, ठीक है, ये कोई भी बैंक, स्टेट बैंक छोड़िए, आप जेके बैंक भी रखिए, जे एंड के बैंक भी रखिए। अब 100 रुपया आपने क्या कर दिया, यहां जमा कर दिया। यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक कंसेप्ट वो भी आता है कि भाई डिमांड जो होता है, डिमांड, ठीक है, वो किस में आता है, तो वो आता है लाइबिलिटी में। ठीक है, और सीआरआर एसएलआर जो है ये बैंक के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीआरआर एसएलआर ये बैंक के लिए एसेट्स है। ठीक है, तो जब डिमांड डिमांड डिपॉजिट जो भी होता है, डिमांड डिपॉजिट जो भी होता है, कोई भी बंदा पैसा, आप अगर कोई पर्सन अगर एसबीआई में या जे एंड के बैंक में पैसा आप जमा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपकी आपके लिए क्या है, आपके लिए तो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। वो याद करना आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 100 रुपया, एक पर्सन कोई वन, उसने क्या किया, जे के बैंक में जाके पैसा जमा किया, जे एंड के बैंक में। ठीक है, आपने पैसा क्या किया, 100 रुपया, अपना 100 रुपया मतलब मिनिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं। आपने क्या किया, 100 रुपया आपने जमा किया जेके बैंक में। अब बैंक को क्या करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में। ठीक है, इसमें से आपका 18% आपने क्या करना है, एसएलआर, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, आरबीआई। आरबीआई ये कहता है बैंकों को कि आपने क्या करना है, कैश रिजर्व रेशियो रखना है। और ये कैश रिजर्व रेशियो जो है, ये जेके बैंक को क्या करना पड़ेगा, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये में से आपका 4% अगर मान के चलें सीआरआर, तो 4% जो है जेके बैंक को क्या करना पड़ेगा, ये आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा, मतलब इनके पास देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से 100 रुपये में से जो आपने, जैसे अब कोई पर्सन है, ठीक है, इनकी शक्ल बना देता हूं, आपको याद रहेगी। अब ये कोई पर्सन है, ठीक है, इसने 100 रुपया दिया, ठीक है, जे एंड के बैंक को। ठीक है, जे एंड के बैंक को खुद क्या करना पड़ता है, क्योंकि जे एंड के बैंक ने जब लाइसेंस लिया था तो कहां से लिया था, वो आरबीआई से लिया। रेगुलेट कौन कर रहा है इंडिया में, सारे बैंकों को आरबीआई कर रहा है। अब यहां पे अगर इसने 100 रुपये दिया था, इस किसी पर्सन ने, तो इसको वापिस क्या मिलेगा जेके बैंक से, यहां से इसको मिलेगा इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, पैसा सेव किया, मतलब हो गया सेविंग अकाउंट में डाल दिया इसने। ठीक है, हो सकता है फिक्स डिपॉजिट में भी दिया। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको वापस क्या मिलेगा, हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा। किससे मिलेगा, बैंक से मिलेगा। ठीक है, मैंने पहले बोला कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली लोगों को पैसा नहीं देता है, लोगों को पैसा नहीं देता है आरबीआई। आरबीआई पैसा बैंकों को देगा। ठीक है, लेकिन अब मेन बात यह है कि 100 रुपए उन्होंने दिया इसको, जेके बैंक को, इसको क्या मिलेगा बंदे को, इसको क्या मिलेगा बंदे को, इसका मुंह हमने थोड़ा गलत बना दिया ऐसे, चलो थोड़ा खुश है ये, 100 रुपए दिया इसने। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 100 रुपए लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, हो सकता है उसने लाख दिया, 2 लाख दिया, 10,000 दिया, 20,000, लेकिन उसका उसका क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जे एंड के बैंक जो है, वो जे एंड के बैंक जो है उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से भी जो 100 रुपए इसने दिया, इसमें से 4% पैसा सीआरआर की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 4% जो है आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। ठीक है, ये 100 रुपए जितना भी दिया इसको बोलते हैं एनडीटीएल भी बोलते हैं। अगर ये टर्म कहीं दिखेगी, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि भाई टोटल इसने बंदे ने कितने पैसे दिए, उसको बोलेंगे एनडीटीएल। अब एनडीटीएल क्या होता है वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन टर्म समझेंगे अगर बीच में आएगी तो आपको बताना चाहिए कि भाई टोटल अमाउंट जो उसने पे किया था, किसने किया, कोई भी बंदा है जिसने बैंक में पे किया था, एनडीटीएल। चलिए, सीआरआर जो है ये आरबीआई के पास, एसएलआर जो है ये बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, किसको, जेके बैंक को। किसकी फॉर्म में, ये एसेट की फॉर्म में, हो सकता है वो गोल्ड की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। ठीक है, कैश की फॉर्म में और गोल्ड की फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, इसको
बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया था, 100 रुपये में 4% हमारे पास सीधा क्या आएगा, 4 पे आ गए, 4 पे इसने क्या कर दिया, आरबीआई को दे दिए, ठीक है। बाकी वाला ये है 18% बैंक को एट अ टाइम रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, देखिए। अगर ये कल को बैंक रन हो जाता, बैंक रन मतलब हो जाता है भाई, इसने तो जमा किया, लेकिन कोई और बंदा आया, उसने क्या किया, लोन पे पैसा ले लिया, इस पे लिया, लोन पे पैसा ले लिया, इसने किया सेव किए, ठीक, इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, इसने सेव किया, इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक कोई बंदा आया, इसने क्या किया, लोन ले लिया, क्या लिया, लोन लिया। इसने क्या किया भैया, भैया इसने लोन लिया, कहां से, जेके बैंक से ले लिया। अब ये वापिस क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। किसको करेगा, जेके बैंक को, ठीक है। इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इसने क्या किया, सेव किया, अपना पैसा सेव किया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अब इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, ठीक है, समझाई। तो अब ये जेके बैंक कितना पैसा लोगों को दे सकता है। अगर फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि 100 रुपया जेके बैंक के पास है टोटल, ठीक है, उसमें से जेके बैंक को क्या करना पड़ेगा, सीआरआर की फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशो की फॉर्म में आरबीआई को देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा 100 रुपए में से 4% आ गया, यहाँ पे 18% जो है ये एसएलआर की फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये 18 और 4, 8 4 12, ठीक है, 22% मनी जो है, ये बैंक 22% मतलब हो गया, अगर ये 100% है तो 22% मतलब 22 रुपीज जो है, बैंक जो है वो क्या करेगा, वो लोगों को लोन की फॉर्म में नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हो गया, अगर 100 रुपए आया जेके बैंक के पास, इसमें से 22 माइनस कर दे हम, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने आए, 88, नहीं 78, तो 78%, ठीक है। ये भी मतलब आप मान के चलिए कि 70% ही पैसा जो है वो क्या करेगा, अभी और भी होता है कुछ, ठीक है, बट इतना याद करिए कि 70% पैसा जो है, वही जो पैसा है वो क्या कर सकता है, जेके बैंक किसी को दे सकता है, किसी को लोन की फॉर्म में दे सकता है, और वहां से वो इंटरेस्ट गेन करेगा। अब यहां से ये इंटरेस्ट गेन करेगा, और यहां से इन लोगों जहां से पैसा लिया इनको वापस देगा, ठीक है। और हो सकता है इनको इंटरेस्ट कम रेट पे दिया,
बीच में आवाज रुक गई थी। अब आई डोंट नो कि लेक्चर को डिस्कार्ड करना चाहिए या फिर चलिए हम ना बाकी वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बीच में आवाज रुकी है, मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। बाकी लेक्चर हम इसमें डिस्कस कर देंगे।